हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट यानी ई वॉलेट स्वीकार करने की सहमति जताई है? वो स्वीकार कर रहा है वो। आंसर होगा नेपाल। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर क्रॉस ई वॉलेट के माध्यम से डिजिटल पेमेंट पर सहमति बन गई है। देखिए, हालांकि नेपाल में यूपीआई 2022 में ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब ई वॉलेट का मतलब क्या हुआ है? ये सब अमेजन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे, तो ये सब इंडियन रुपी में वहाँ पर पेमेंट किया जा सकेगा। यहाँ से जो भी व्यापार के लिए या पर्यटन के लिए वहाँ जाएंगे नेपाल में लोग, तो पेमेंट हो सकेगा, करेंसी एक्सचेंज हो सकेगी। आपको पता होगा कि इंडियन रुपी वहाँ पर वैलिड है, तो अब ये ई वॉलेट जो है उसके ज़रिए भी वहाँ पर पेमेंट कर सकेंगे भारतीय लोग और वहाँ के लोग भी। ठीक है, देखिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, तो वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं जल्द ही, और फिर दोनों देशों के बीच में इस मामले पर सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ रही। अब भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और उसकी जो इंटरनेशनल शाखा है इंटरनेशनल पेमेंट्स, तो उसने नेपाल में एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू किया हुआ है। तो अब ये भी चालू हो जाएगा। ये भी का इसका मतलब हुआ कि ये सारे जो ई वॉलेट्स हैं वो भी वहाँ पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, नेपाल की बात कर रहे हैं, पड़ोस देश है हमारा, मित्र देश है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्वेश्चन होगा, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल भेजा है? इंडिया से बाहर पहली बार राफेल गया है भारत का। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ओरियन। ये ओरियन कहाँ पर? तो फ्रांस में आयोजित है। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, द हिंदू में 4 राफेल यहाँ से भेजे जा चुके हैं। ठीक है, और न्यूज़ में आप देख रहे हैं, इन द फर्स्ट ओवरसीज एक्सरसाइज फॉर द राफेल फाइटर जेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, मतलब कि इंडिया से पहली बार राफेल को भेजा गया है एयर एक्सरसाइज के लिए। ओके, और भारतीय टीम जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है वो भी देख लेते हैं मैप में। ये रहा प्यारा भारत, और फ्रांस है यूरोप में। यूरोप कहाँ है? यहाँ वाला जो पूरा हिस्सा यूरोप है, और उसी में ये रहा फ्रांस। ठीक है, तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, ये सब। ओके, तो भारत की ओर से ये राफेल वहाँ पर भेजे गए हैं। इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट वहाँ पर भेजे गए हैं, जैसे राफेल के अलावा C-17 विमान है, IL-78, ये सब वहाँ पर भेजे गए हैं। ओरियन जो एक्सरसाइज है उसमें कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्रांस तो है ही, इंडिया भी है, और जर्मनी, इटली, ग्रीस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और USA, वहाँ की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और लगभग 12,000 ट्रुप्स यानी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग देशों के जो एयरफोर्स है उस सबके। ओके, तो फ्रांस की बात करें, वहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, ओरियन नाम का ये एक्सरसाइज है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और राजधानी है कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ है? यह कहें शुरू हो रहा है, चल रहा है। आंसर होगा USA, अमेरिका में। कब आयोजित हुआ है? अप्रैल में। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन है कलाईकुंडा और पानागढ़। ठीक है, तो उसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, जगुआर, इंडिया की ओर से ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर बात होगी कि अमेरिका के कौन कौन से विमानों ने हिस्सा लिया है, तो B-1 जो बम वर्षक है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, वो है। F-15 एयरक्राफ्ट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जापान का जो एयर डिफेंस फोर्स है उसके जो ट्रुप्स हैं वो भी वहाँ रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ निगरानी के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये जो एयर एक्सरसाइज है ये कोविड-19 की वजह से 4 साल बाद हो रहा है इस बार। ओके, और भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज 2004 में शुरू हुआ था, तब से लगातार चल रहा था। तो इंडियन एयरफोर्स, उसके चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी।
और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में आयोजित इनियोचोस 23, ये एक एयर एक्सरसाइज है, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे हैं यहाँ से। आंसर होगा इसका ग्रीस यानी यूनान। तो वहाँ पर आयोजित होने वाला है और उसमें इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन से? तो सुखोई 30 MKI, ठीक है। और वहाँ पर इसके सामने कौन होगा? F-16 होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। क्यों ये इवेंट होने जा रहा है? क्योंकि खासतौर पर ये भूमध्य सागर में होगा, मेडिटेरियन सी में होगा, और पाकिस्तान के पास F-16 है। तो इंडिया को अनुभव होगा इसमें कि F-16 के साथ हम जो युद्धाभ्यास करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के पास है ये F-16, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि F-16 के साथ किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, ये पूरी बात वहाँ पर एक एक्सरसाइज में पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो आयोजन किया जा रहा है अप्रैल में, ठीक है। इनियोचोस ये हर साल आयोजित होने वाला एक वॉर एक्सरसाइज है और इसमें कई देश भी हिस्सा लेते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं ग्रीस है कहाँ पर और ये मेडिटेरियन सी कहाँ पर है जहाँ पर ये एक्सरसाइज होने जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ग्रीस जो है यानी यूनान वो यूरोप में है, तो यहाँ पर ये रहा ग्रीस, ठीक है। अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये तुर्की है। तुर्की के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है कुछ जगहों को लेकर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, इधर बुल्गारिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज होने वाला है एयर एक्सरसाइज वो इसी जगह पर होगा, ये मेडिटेरियन सी में होगा और इसमें इंडिया, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, साइप्रस, स्पेन जैसे कई सारे देशों के जो एयरफोर्स है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। खास बात है यहाँ इस एक्सरसाइज में कि इंडियन एयरफोर्स को F-16 जो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान के पास भी है, तो उसके साथ युद्धाभ्यास करने का एक अनुभव प्राप्त होगा। F-16 जो है वो ग्रीस के पास है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर होने जा रही है। ग्रीस की बात कर रहे थे हम, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? कतेरीना सेकेलोपोलोव। प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। राजधानी एथेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभी आयोजित हुआ है तो उससे कई सारे अवार्ड इंडिया ने जीते हैं, उस पर क्वेश्चन है। और हाँ, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और डेली का मॉक टेस्ट भी है। ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन के मॉक टेस्ट अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर, तो वहाँ जाके आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट। और हाँ, अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो उसके लिए 1 ईयर का मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है। इसमें PDF मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के, जो भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। बहुत मामूली सी रकम है, डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन होगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, यानी किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इनका जो पूरी जर्नी रही है ना इस स्पोर्ट्स में वो काफ़ी टफ रही है, ठीक है। फोटोग्राफ तो ये देख रहे हैं आप, और न्यूज़ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन जो खेल के प्रति उनका जो लगाव था उसको जारी रखा उन्होंने, और आज गोल्ड मेडल जीता है इस एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। एकमात्र गोल्ड इस बार इन्होंने ही जीता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमन सहरावत किस वेट कैटेगरी में? तो 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ये मेंस फ्री स्टाइल में इन्होंने ये एकमात्र भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर यह आयोजित किया गया था? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो ये हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। कब से कब तक? तो 9 से 14 अप्रैल को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल, तो उन्होंने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? इसका आंसर होगा 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी। ठीक है, अंतिम पंघाल, तो उन्होंने वुमेन्स फ्री स्टाइल में 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वेट कैटेगरी क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उस कैटेगरी में जो जितने खिलाड़ी हैं खेलने वाले वो ये 53 किलोग्राम वेट के ही हैं। ठीक है, अलग अलग वेट कैटेगरी का अलग अलग खेल होता है। ओके, तो उसमें 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रूपन गहलावत, उन्होंने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है? सिल्वर मेडल की बात हो रही है। आंसर का इसका 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी। कितना है? 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने जीता है। मेंस ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी कहेंगे इसे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निशा दाहिया ने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? निशा दाहिया ने। आंसर का इसका 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी। ठीक है, वुमेन्स फ्री स्टाइल में इन्होंने ये मेडल जीता है 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निशा दाहिया। तो अब देख लेते हैं कि जो भी मेडल जीते गए हैं वो सब कितने। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट रहा गोल्ड और सिल्वर का, और इंडिया ने अभी तक टोटल 13 मेडल जीते हैं। उसमें गोल्ड मेडल अमन सहरावत, सिल्वर मेडल अमित पंघाल, रुपिन गहलावत और निशा दाहिया, ये अलग अलग कैटेगरी में आप देख रहे हैं। अमन सहरावत 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता उन्होंने गोल्ड मेडल। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, रुपिन गहलावत 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और निशा दाहिया 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल तो ये जीता है। अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे तो ये पूरी लिस्ट ये रही। दीपक मेरका 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, सुनील कुमार 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, नीरज छिरका 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, सोनम मलिक 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी, मनीषा भानवाल उन्होंने जीता है 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, विकास दलाल 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, रितिका हुड्डा भी 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, इन्होंने वुमेंस में, इन्होंने मेंस में, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये पूरा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्ड और सिल्वर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन गोल्ड से आते हैं, कुछ क्वेश्चन सिल्वर से आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ब्रॉन्ज मेडल से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, अब PDF पे भी मैंने दे दिया है सब कुछ। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग, आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गोंड जो है वो जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग वही मतलब उसी समुदाय के लोग, उसी जनजाति के लोग पेंटिंग बनाते हैं खास तरीके का। और ये एक उसमें से पेंटिंग देख रहे हैं, उसमें भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य, जैसे किसान हो गया, इन सब की पेंटिंग होती है और ख़ास तरह की, तो इसलिए इसे दिया गया है GI टैग। ओके, बात हो रही है मध्य प्रदेश की। वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? कौन है वो? आंसर होगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड जल्द ही मिलने वाला है, 1-2 दिन में ये अवार्ड मिल जाएगा। तो वह समाज सेवक हैं, समाज सुधारक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है, इसमें 25 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, मेडल दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी अप्रैल में ही संजीवनी प्रोजेक्ट को शुरू किया। क्या होगा इसके तहत? तो ये होगा कि जो छोटे डेयरी किसान और पशुपालक हैं और उनकी आजीविका को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब उनका जो इलाज है, जो पशु हैं उसका इलाज वक्त पे मिल सके, इसके लिए काम किया जाएगा।
समय पर पशुओं की डिलीवरी हो सके, इलाज हो सके, ये सब का काम वहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, मोबाइल वैन होगा ताकि पशु पालकों को सपोर्ट किया जा सके उन पशुओं के इलाज के लिए। ओके, तो हिमाचल प्रदेश मैप में आप देख रहे हैं यहाँ रहा, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। राजधानी है शिमला। ओके, और धर्मशाला भी है शीतकालीन। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।